5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई क्योंकि मतदान का चरण पूरा हो गया। कल जब अंतिम चरण का मतदान हो गया, उसके बाद तमाम टेलीविजन चैनल और एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ गए। एग्जिट पोल को लेकर के लगातार इस देश में सवाल उठते रहे हैं। उनकी वैधता, उनके सैंपल साइज, उनके भीतर क्या कुछ खेल होता है, इसको लेकर देश में लगातार बहस होती रही है। लेकिन फिर भी ओपिनियन पोल पर तो रोक लगा दी गई, लेकिन एग्जिट पोल तो दिखाए जाते हैं। तो कल से पूरे देश में चर्चा है कि इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी तरफ रुझान दिख रहा है और किसका क्या हाल इन 5 राज्यों के चुनाव में दिख रहा है। इस पूरे डिस्क्लेमर के साथ इन 5 राज्यों के एग्जिट पोल पर आज के वीडियो में बातचीत करेंगे, देखने की, समझने की कोशिश करेंगे कि ये एग्जिट पोल किस पार्टी के लिए क्या रिजल्ट लेकर के सामने आए हैं। हालांकि अंतिम परिणाम 3 दिसंबर को, और जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाते तब तक इसकी कयास, इसके आधार पर कैलकुलेशन चलती रहेगी। तो आज हम इन 5 राज्यों के एग्जिट पोल पर बात करने जा रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एग्जिट पोल को लेकर के एक बात बेहद गौर करने वाली है। हम बातचीत शुरू करें उससे पहले यह बात कहनी जरूरी है। अगर बीजेपी को आप करीब से देखें और टीवी पर उसका व्यवहार देखें, मीडिया का बीजेपी को लेकर व्यवहार देखें, तो जब चेहरा मोदी जी का फ्लैश करे बार बार, तो मान के चलिए कि बीजेपी भारी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का चेहरा आने लगे तो समझ लीजिए कि मामला फंसता नजर आ रहा है। दूसरी बात पत्रकारों के खेमे में ये भी कही जाती है कि जब टीवी पर शाहनवाज हुसैन दिखने लगे, जीवीएल नरसिम्हा राव दिखने लगे, जो बेहद सौम्य, सहज, सरल और विनम्रता से स्वीकार कर लेने वाले हुनर के हुनरमंद हों, तो भी ये मानना चाहिए कि बीजेपी भारी मुश्किल में है। इन सारी बातों को ख्याल में रखते हुए ये देखिएगा कि एग्जिट पोल पर टीवी का व्यवहार कैसा है। अब शुरुआत करते हैं इन 5 राज्यों के एग्जिट पोल पर। तो अब बात करेंगे 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर। इन तीनों के एग्जिट पोल क्या कहते हैं। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां लड़ाई लगभग एक तरफ झुकती दिख रही है। और छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल क्या कहानी कह रहे हैं, आइए इस स्लाइड में देखने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के एग्जिट पोल ये बताते हैं कि 90 सीटें हैं, जिसमें से 46 पर बहुमत होगा। आज तक एक्सिस माई इंडिया का सर्वे, एबीपी सी वोटर का सर्वे लगभग क्लोज है। दोनों कांग्रेस को 40 से 50 या 41 से 53 के बीच सीटें दे रहे हैं। बीजेपी को वो 36 से 46 या 48 के बीच सीटें दे रहे हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य 57 सीटें कांग्रेस को दे रहा है, यानी कांग्रेस की सरकार पूरी बहुमत से बनती दिख रही है, और 33 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। इंडिया टीवी, सीएनएक्स और जन की बात, रिपब्लिक मैट्रिक्स, टीवी 9, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, पी मार्क, दैनिक भास्कर, इन सब के सर्वे का अगर एक निचोड़ निकालें तो लगभग 42, 44, 46 से 53, 54, 56, 58 के बीच कांग्रेस की स्थिति बताई जा रही है। यानी कांग्रेस इन सब के एग्जिट पोल में भारी दिख रही है। बीजेपी लगभग 30 से लेकर के 40-45 के आसपास बीजेपी के आंकड़े दिखा रहे हैं। यानी अगर ज्यादा मेजॉरिटी का अगर आप एक औसत निकालेंगे तो आप ये पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक फाइट एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, लेकिन पलड़ा कांग्रेस का भारी दिख रहा है। और वहां के लोग भी ये मानते हैं कि कांग्रेस वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी। लेकिन फिर से मैं एक बात याद दिला दूं, मैं जब छत्तीसगढ़ गया तो वहां के लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि अगर 55 के ऊपर कांग्रेस नहीं आई तो सरकार बीजेपी भी बना सकती है। बहुमत का आंकड़ा है 46 का, लेकिन 55 के ऊपर अगर कांग्रेस नहीं आई तो ये खतरा होगा, क्योंकि बहुत सारा फंड है जिसका इस्तेमाल चुनाव के पहले जैसे कुछ संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो चुनाव के बाद कुछ और दूसरी प्रक्रियाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अधिकांश लोगों का यह मानना है कि 55 से 60 सीटों के बीच में कांग्रेस आ रही है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में फिर से बनने जा रही है। भूपेश बघेल ने पूरा चुनाव सांप्रदायिक मुद्दों पर लड़ने की बजाय धान और किसानों का कर्जा माफ करना, केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त करना,
नौजवानों किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और बीजेपी भी वहां छत्तीसगढ़ में इसी मुद्दे पर आई। ये कम से कम भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ का पूरा चुनाव था वो उसकी जीत मानी जानी चाहिए कि सांप्रदायिक सियासत वहां नहीं चल पाई। वहां बीजेपी को भी किसानों नौजवानों और रोटी कपड़े मकान की बात करनी पड़ी। अब आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में कुल सीटें हैं 230, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 116 है। आज तक एक्सिस इंडिया का एग्जिट पोल बताता है कि 140 से 162 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, कांग्रेस 68 to 90। एबीपी सी वोटर कह रहा है कि 88 से 112 सीटें बीजेपी, 113 से 137 सीटें कांग्रेस। यानी आप देखिए दो एग्जिट पोल दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। एक में मेजॉरिटी कांग्रेस की है, दूसरे मेजॉरिटी बीजेपी की है। कुछ और अगर गौर करें तो न्यूज 24 टुडेज चाणक्य 151 सीटें दे रहा है बीजेपी को और 74 सीटें कांग्रेस को। ये एक तरफा मामला बना रहा है। रिपब्लिक मैट्रिक्स, जन की बात, टीवी9, टाइम्स नाउ, इनके आंकड़े लगभग एक दूसरे के नज़दीक हैं। 100 105 6 से 110 18 से शुरू करके लगभग 116 17 23 30 इसके बीच में बीजेपी को सीटें दे रहे हैं। यानी बहुमत बीजेपी को लगभग मिलती दिख रही है इनमें। कांग्रेस भी क्लोज है, 97 से लेकर के 107 102 111 121 125 तक सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने 140 से 159 सीटें बीजेपी को दी हैं, 70 से 89 सीटें कांग्रेस को दे रही है। रिपब्लिक और दैनिक भास्कर कह रहे हैं अलग अलग आंकड़े, एक में वो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं और दूसरे में वो कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। जैसे रिपब्लिक का ही आंकड़ा देखिए, 103 से 122 बीजेपी और 103 से 122 कांग्रेस। अगर मध्य प्रदेश के इस पूरे आंकड़े पर गौर करें तो आप ये पाएंगे कि मध्य प्रदेश में एकदम कांटे की टक्कर है। राजस्थान पर भी गौर कर लेते हैं, फिर दोनों का एक साथ विश्लेषण करेंगे। राजस्थान में अगर आप देखें तो कुल सीटें हैं 199, जिसमें से 100 बहुमत के लिए चाहिए। आज तक एक्सिस इंडिया 86 से 106 सीटें कांग्रेस को दे रहा है, बीजेपी को 80 से 100 सीटें। एबीपी सी वोटर 71 से 91 सीटें कांग्रेस को और बीजेपी को 94 से 114 सीटें। आप यही गौर करिए, एक में कांग्रेस की सरकार फिर से बन रही है और दूसरी में बीजेपी की। न्यूज 24 चाणक्य 101 सीट कांग्रेस को दे रहा है और 89 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। जन की बात 62 से 85 कांग्रेस, 100 से 122 बीजेपी। टीवी9 90 से 100 सीटें कांग्रेस को दे रहा है, 100 से 110 बीजेपी को। टाइम्स नाउ 56 से 72 सीटें कांग्रेस को, पी मार्क 69 से 91 सीटें और ये सब मिलकर के बीजेपी का पूर्ण बहुमत दिखा रहे हैं। लगभग 100 से ऊपर 125 से 128 तक बीजेपी के खाते में दिखा रहे हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स कह रहा है कि 94 से 104 सीटें कांग्रेस के पास जाएंगी, 80 से 90 के बीच बीजेपी सिमट जाएगी। रिपब्लिक मैट्रिक कह रहा है कि 65 से 75 ही कांग्रेस के पास आएगी, 115 से 130 बीजेपी जा सकती है। दैनिक भास्कर थोड़ी सी बढ़त के साथ 85 से 95 पर कांग्रेस को रोक रहा है और 98 से 105 सीटें बीजेपी के खाते में। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगहों पर साफ दिख रहा है कि फाइट एकदम नेक टू नेक जिसे कहते हैं, बिल्कुल कांटे की टक्कर। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह पर कांटे की टक्कर है। अब मेरी एक बात याद रखिएगा, बाकी बातें हम 3 दिसंबर उसके बाद करते रहेंगे। ये चुनाव जितना याद किया जाएगा मूर्खों के सरदार, जब कतरा, पनौती और फांसी देने वाला भाषणों के हिसाब से, ये चुनाव जितने याद किए जाएंगे ईडी सीबीआई से लेकर इलेक्शन कमीशन के नोटिसों के लिए, ये चुनाव जितने याद किए जाएंगे इस तरह की रैलियों के लिए, ये चुनाव इसलिए भी याद किए जाएंगे कि देश के बुनियादी मुद्दों पर कौन सी चीज सेट की गई इन पॉलिटिकल पार्टियों के जरिए। साफ तौर पर यह दिख रहा है कि बीजेपी फिर से, भले ही आजादी का अमृतकाल चल रहा हो, भले ही चंद्रयान 3 कामयाबी से चांद पर उतर जाए, लेकिन बीजेपी के चुनाव का एजेंडा मंदिर होगा। धारा 370 का हटाना मुसलमानों को, इनडायरेक्ट आप समझ जाइए मैसेज क्या है। 370 की बात, 3 तलाक की बात, कश्मीर की बात, मंदिर की बात और धर्म की बात, ये बीजेपी की कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है जिस पर बीजेपी फिर से 24 के चुनाव तक जाने की कोशिश करेगी।
कांग्रेस ने अपने अंदर बदलाव लाते हुए कई जगह पर योजनाओं की बात की, और जिसके लिए आपको बहस में भी योजनाएं देखी होंगी। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली योजना, इसकी खूब चर्चा हुई। राजस्थान में उनकी अपनी योजनाएं, जो महिलाओं को सिलेंडर देना और इन सब की बात हुई। तो बार बार पिच भी बदलने की कोशिश हुई है, लोगों के सरोकारी मुद्दों पर बात करने की कोशिश हुई है। और इस लिहाज से विपक्षी खेमा जो है, जो इंडिया अलायंस अगर आप उसको कह लें, उसने लगातार ये कोशिश की कि मुद्दों पर बात हो। बीजेपी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। लाडली योजना का एक बात कह करके मैं इस विश्लेषण को करूंगा, और फिर आखिरी में थोड़ा सा अपना विश्लेषण दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी इसको लेकर करूंगा। मध्य प्रदेश से हमारे एक मित्र से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमने किसान से कहा कि भाई लाडली योजना का बड़ा प्रचार हो रहा है। उस आदमी ने कहा कि मेरे घर में मेरी लाडली को कुछ पैसे मिल गए, तो दूसरे रास्ते से अस्पताल में, रोटी कमाने में, पढ़ाई में, दवाई में, वो उससे ज़्यादा कई गुना तो पैसा चला गया। तो किसी योजना का असर ऐसे नहीं होता कि ऊपर से कुछ पैसा, जैसे किसान निधि भेजने की कोशिश की गई, पहले वो अगस्त में दी जाती थी, लेकिन चुनाव चूंकि अक्टूबर नवंबर तक आ गया था, तो उसको रोकते रोकते एक एक महीना देर करते करते ठीक चुनाव के बीच में किसान निधि भेजी गई केंद्र सरकार से। देश में ये सब भी होता है। इसी तरह से पैसे भेज करके जो कहा गया, उसको जनता ने बहुत कबूल तो नहीं किया। जैसे उसने ये कहा कि भाई उससे ज़्यादा पैसा हमारा इसमें खर्च हो जा रहा है, 5 किलो अनाज से ज़्यादा हमारा इसमें खर्च हो रहा है। इसलिए ये कह पाना कि ये कितना कारगर होगा, जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह के लोग पूछ रहे थे कि भाई अब तक तो आपकी सरकार थी, तो 500 रुपये में सिलेंडर क्यों नहीं दिया आपने, अब क्यों कह रहे हैं कि जिता दो फिर देंगे। ऐसा क्या बदल जाएगा चुनाव के बाद, या उसके बाद पैसा कहाँ से लाएंगे। इसका मतलब ये एकदम क्लियर इस तरह से नहीं है। और दूसरी बात, मेरा विश्लेषण ये कहता है एग्जिट पोल में कि अगर बीजेपी जीत रही होती तो ये एग्जिट पोल एक तरफा बीजेपी को, जैसे कुछ लोग दिखा रहे हैं ना कहीं कहीं पे, जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 150 से पार एग्जिट पोल कुछ वैसी कहानी कह रहे होते। वो एक तरफा दिखाते कि बीजेपी साफ कर दी, सब अब लहर चल रही है, तूफान आ गया, खत्म, सब फिनिश, टाटा बाय बाय। लेकिन अगर एग्जिट पोल नेक टू नेक की फाइट दिखा रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि फाइट नेक टू नेक है, लेकिन बीजेपी पीछे है, ये मेरा मानना है। राजस्थान में अगर मेरा देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान में अंतिम परिणाम कहाँ आते हैं। अगर 10 से 20 के बीच में अन्य को सीटें जा रही हैं, तो एएसपी यानी आज़ाद समाज पार्टी, आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आदिवासियों की एक पार्टी बाप यानी भारत आदिवासी पार्टी, मेरा मानना है कि इनके बीच से कई विधायक जीतने वाले हैं। और अगर राजस्थान में सरकार बनाने में कांग्रेस को 10, 12, 15 सीटें कम पड़ती हैं, तो ये वो धड़ा है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का, जो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, और वो कांग्रेस के साथ आ सकता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनमें क्लियर कांग्रेस की सरकार बन रही है। तेलंगाना में अभी पेच फंसा हुआ है, मैं अभी उस पर स्पष्ट नहीं कहूंगा, लेकिन कांग्रेस ने बहुत तेजी से गेन किया है, लेकिन केसीआर को कम नहीं आंका जाना चाहिए। मध्य प्रदेश को लेकर के बहुत पेच फंस गए हैं, और अगर मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनी तो कमलनाथ जैसे एक व्यक्ति को याद करिएगा, पहचानिएगा कि पूरे चुनाव में कमलनाथ की भूमिका क्या रही। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़े यही कहते हैं। अंतिम परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। क्रिस्टल क्लियर तो तभी होगा किसे सत्ता मिलेगी, किसे विपक्ष की कुर्सी मिलेगी, लेकिन ये रुझान ये बताते हैं कि अगर वो लोग जीत रहे होते तो अब तक तूफान आ चुका होता। इसका मतलब मामला फंसा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। मिजोरम की बात करें तो आज तक एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल दिखा रहा है एमएनएफ, वहां की अपनी क्षेत्रीय पार्टी, जिसके 3 से 7 विधायक जीतने के लिए आसार दिख रहे हैं। कांग्रेस के 2 से 4, भाजपा के 0 से 2 और जेडपीएम के 28 से 35। एबीपी वोटर 15 से 21 सीटें दे रहा है एमएनएफ को, कांग्रेस को 2 से 8, बीजेपी को 0 और 12 से 18 सीटें जेडपीएम को। और बात करें इंडिया टीवी, सीएनएक्स और टाइम्स नाउ ईटीजी की, ये तो लगभग आसपास के आंकड़े दे रहे हैं। कांग्रेस को लेकर के थोड़ा सा अंतर है, इंडिया टीवी समूह 8 से 10 सीटें दे रहा है, टाइम्स नाउ 9 से 13, 12 से 16 सीटें जेडपीएम को इंडिया टीवी दे रहा है, जबकि टाइम्स नाउ 10 से 14 सीटें। रिपब्लिक मैट्रिज और रिपब्लिक पी मार्क के आंकड़े थोड़े अलग हैं। वो एमएनएफ को 17 से 22 और 14 से 20 सीटें दे रहे हैं, कांग्रेस को 7 से 10, 7 से 13 और जेडपीएम को 7 से 12 या 9 से 15।
यानी मेघालय में जो वहां के दो क्षेत्रीय दल हैं, ZPM और MNF, इनको लेकर के रुझान ज्यादा दिख रहा है। बीजेपी लगभग हाशिए पर है और आपने पूरे 5 राज्यों के इन विधानसभा चुनावों के बीच गौर किया होगा, बीजेपी का कोई बड़ा प्रचार तंत्र वहां सक्रिय नहीं हुआ, क्योंकि मिजोरम मणिपुर के पास पहुंचता है और मणिपुर को लेकर के जो नाराजगी भाजपा में रही है उसका असर इस पूरे चुनाव पर देखने को मिला। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में सत्ताधारी दल BRS यानी KCR की पार्टी, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, तेलंगाना बनने के बाद से लगातार उनकी लोकप्रियता अपने क्षेत्र इलाके में बनी रही है और KCR की पार्टी ज्यादा मजबूत बताई जा रही है। चुनावों के शुरुआती चरण में KCR एक तरफा भारी पड़ रहे थे, बीजेपी वहां कहीं बहुत ठोस है नहीं, लेकिन कांग्रेस ने बहुत तेजी से गेन किया, जिसका असर एग्जिट पोल में आप तेलंगाना में देख पा रहे होंगे। अभी हम उसका विश्लेषण करेंगे। तेलंगाना को लेकर के गौर करने वाली बात होगी कि बीजेपी ने यह देख करके कि वैसे भी वहां कुछ हमारा है नहीं, आगे हमारी जो पूरी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, एंटी मुस्लिम जो हमारे बयान है, आप गौर करेंगे, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जाकर के घोर विवादित बयान अगर देते हैं तो तेलंगाना के आसपास देते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां होती हैं, अमित शाह की रैलियां होती हैं और इन लोगों के प्रचार का केंद्रीय मुद्दा धर्म होता है और इससे वो कोशिश की गई कि वहां पोलराइज्ड हो। कांग्रेस की आरोप लगाती रही है कि KCR और संघ के बीच एक तालमेल है। कांग्रेस का आरोप यह रहा है कि इन सबको हटाओ, कांग्रेस को लाओ। KCR अंदर अंदर अपने काम करने की प्रवृत्ति के चलते भीड़ सब में आई। बसपा अपने एक बड़े चेहरे जो RS प्रवीण कुमार हैं, जिन्होंने IPS की नौकरी छोड़ करके बसपा को संभाला, मायावती जी की रैली भी हुई, उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री प्रवीण होंगे और उनकी रैलियों में भी बेहद भीड़, बेतहाशा भीड़ आपको देखने को मिली होगी। तो भीड़ के हिसाब से कोई कम नहीं रहा। KCR की भी रैलियों में भीड़ रही, कांग्रेस की रैलियों में खासी भीड़ दिखी, बसपा की रैलियों में अप्रत्याशित कई रैलियां बसपा की भी हुई। उधर दूसरी तरफ AIMIM की भी पार्टी का अपना पूरा जनाधार वहां काम कर रहा था। अगर एग्जिट पोल पर गौर करें तो तेलंगाना में ABP-C वोटर 38 से 54 सीटें BRS को दे रहा है, कांग्रेस को 49 से 65 सीटें दे रहा है, भाजपा को 5 से 13, यानी ये सबसे ज्यादा ABP-C वोटर भाजपा को वहां सीटें दे रहा है। अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें जा रही हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य कह रहा है कि 33 सीटें लगभग BRS, 71 कांग्रेस, यानी एक तरफा कांग्रेस को जीत और 7 सीटें भाजपा को। इंडिया टीवी और टाइम्स नाउ लगभग बराबर हैं, यहां भी 31 से 47 या 37 से 45 के बीच BRS को ये सीटें दे रहे हैं। 48 से 64 या 63 से 79 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। 63 से 79 या 60 से 70 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। बीजेपी 2 से 8 के बीच में कहीं आ रही है। रिपब्लिक मैट्रिक्स और रिपब्लिक P मार्क, TV9, इनके आंकड़े भी लगभग ऐसे ही हैं, लेकिन इनके आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि तेलंगाना में नेक टू नेक फाइट है और कांग्रेस और BRS में कांटे की टक्कर है, भाजपा हाशिए पर है। तो तेलंगाना, जहां पर अंतिम परिणाम 3 दिसंबर को ही देखने को मिलेगा कि कांग्रेस की सरकार बनती है या BRS के KCR अपना राज्य बचा लेते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि तेलंगाना की एग्जिट पोल जो नेक टू नेक फाइट दिखा रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक देखते रहिए मेरा YouTube चैनल, Facebook पेज। अच्छा लगे तो जुड़िएगा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।